Hello viewers, welcome back to your own channel Finance Brain. So this is the second video on this channel और आज का टॉपिक है What means an IPO? What is the meaning of an IPO? And what is the checklist? What are the material points? हमें क्या रिसर्च करना चाहिए, हमें क्या एनालिसिस करना चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग और अप्लाइंग फॉर एन IPO? हम सभी पॉइंट्स डिटेल में देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि आईपीओ किस खेत की मूली है भाई। क्या सच्ची में जब फाइनेंस का नीड होता है तब कंपनी आईपीओ लेके आती है या अंदर कुछ गड़बड़ घोटाला भी है दोस्त? तो हम सभी पॉइंट्स डिटेल में चेक करेंगे। सो बाय स्टार्टिंग विद द सिंपल डेफिनेशन ऑफ एन आईपीओ। आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जब भी कोई कंपनी या एंटिटी को फाइनेंस का नीड होता है, पैसों की जरूरत होती है, वो पैसों की जरूरत किसी भी चीज के लिए हो सकती है, जैसे कि फॉर फाइनेंसिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, फॉर एडॉप्टिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी, फॉर रिस्ट्रक्चरिंग द इंटरनल बिजनेस, या फिर कोई भी चीज, या फिर एक्वायरिंग अनदर बिजनेस ऑफ इट सेम कैटेगरी और डिफरेंट कैटेगरी। सो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कुछ भी हो सकता है, पर जब भी कंपनी को फाइनेंस का नीड होता है तो दो ही ऑप्शंस होते हैं कंपनी के पास। वो है, फर्स्ट होता है डेट। डेट माने कि एनी टाइप ऑफ लोन्स, लोन फ्रॉम अ बैंक, लोन फ्रॉम NBFCs, लोन फ्रॉम प्राइवेट पार्टीज। सो इट बेसिकली मीन्स लोन फ्रॉम एनीबडी। तो उसमें आ जाएगा इंटरेस्ट कंपोनेंट एंड द कंसर्न पार्टी जिससे हमें लोन मिला है, कंपनी को जिससे लोन मिला है, वो बन जाएगी लाइबिलिटी कंपनी के लिए। इट विल बी द लाइबिलिटी फॉर अ कंपनी टू रिपे द लोन। ओके। एंड सेकेंड ऑप्शन फॉर फिनेंसिंग द कंपनी होता है थ्रू इक्विटी मोड। और जब भी इक्विटी का मोड आता है तभी आईपीओ का पार्टिसिपेशन आता है। सो फॉर अ सिंपल डेफिनेशन, आईपीओ मीन्स when a company raises finance through equity mode, it means an IPO. A simple and steady definition. IPO के दो फीचर्स होते हैं जिससे कंपनी को इंटरेस्ट होता है कि वो IPO लेके आए मार्केट में। तो वो दो कौन से फीचर्स होते हैं? फर्स्ट फीचर होता है कि अगर किसी कंपनी को अपना बिजनेस एक्सेल करना है, अगर किसी कंपनी को अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो उसे एक्स्ट्रा फंड्स चाहिए होते हैं और इसके लिए वो आईपीओ लेके आती है। सेकेंड फीचर क्या होता है कि अगर किसी कंपनी को अपना ब्रांड बनाना है, अगर किसी कंपनी को अपने शेयर्स लिस्ट करवाने हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, अगर वो मार्केटेबल प्राइस पे ट्रेड करवाना है अपने शेयर्स, तभी जाकर कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आईपीओ? फॉर एक्सेलिंग, फॉर ग्रोइंग इट्स बिजनेस, and for second to list its own security on the stock exchange. अब मैंने आपको बोला था कि क्या कोई गड़बड़ घोटाला भी होता है आईपीओ में। तो आईपीओ का दो बाइफरकेशंस होता है कि आईपीओ कैसे लाया जा सकता है। फर्स्ट बाइफरकेशन है फ्रेश इश्यू एंड सेकंड होता है OFS, ऑफर फॉर सेल। दो बाइफर्केशन ऑफ आईपीओ, फ्रेश इश्यू एंड OFS। फ्रेश इश्यू मतलब कोई कंपनी फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स कर रही है, नए शेयर्स इश्यू कर रही है। मतलब हम एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे कि कंपनी X है, अगर उसका शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीस है, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 फेस वैल्यू ईच, तो एग्जिस्टिंग शेयर्स हो चुके हैं 10,000 शेयर। ओके। तो अब अगर कंपनी कोई भी चीज के लिए फाइनेंस रेस करना चाहती है तो वो फ्रेश इशू कर सकती है, नए शेयर्स इशू कर सकती है। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है 5,000 शेयर्स का फ्रेश इशू, तो अब उनका शेयर कैपिटल हो जाएगा एग्जिस्टिंग शेयर्स 10,000 प्लस ये जो 5,000 फ्रेश इशू है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 15,000 शेयर्स। ओके। पर अब जो सेकेंड मैंने पॉइंट बोला था OFS, व्हाट इज ऑफर फॉर सेल, उसमें क्या होता है
जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है, जो 10,000 शेयर्स है हमारे एग्जांपल में, वो किसी के पास तो होंगे, मतलब जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, जो उनके पास 10,000 शेयर्स है, तो ओएफएस में क्या होता है, सिर्फ रिप्लेसमेंट होता है इन्वेस्टर्स का। जो 10,000 शेयर्स किसी 10,000 पर्सन के नाम पे है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 पर्सन पर शेयर, तो 10,000 इन्वेस्टर्स है एग्जिस्टिंग, ओके। तो सिर्फ वो ओएफएस में रिप्लेसमेंट होगा, मतलब कोई नए 10,000 लोग आएंगे और एग्जिस्टिंग 10,000 लोग बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पे आता है गड़बड़ घोटाला आईपीओ में। तो आपको देखना है कि जी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं और हम लोग नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो व्हाट इज द रीजन फॉर द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू एग्जिट फॉरेन कंपनी। अभी अगर एग्जिट कर रहे इन्वेस्टर्स तो कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे। तो हमें यही देखना है कि क्या जेन्युइन रीजन है एग्जिट करने का, कि कंपनी में कुछ गोलमाल है और वो इन्वेस्टर्स को पता है, इसके लिए वो निकल रहे हैं और दूसरे को ऑफलोड कर रहे हैं कि आप आ जाओ, मैं निकल रहा हूं, आप फंसो, मैं नहीं फंसूंगा, ओके। तो जेन्युइन रीजन, आपको क्वेश्चन आया होगा जेन्युइन रीजन क्या हो सकते हैं। तो जेन्युइन रीजन ये हो सकता है कि उसी इंडस्ट्री, उसी सेक्टर में कोई दूसरी कंपनी अच्छी है जो अच्छा ग्रोथ ला रही है, तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपना यहां से पैसा निकाल के उस कंपनी में पैसा डालना चाहते हैं। दैट इज अ जेन्युइन रीजन, उसमें कुछ इश्यू नहीं है। सबका माइंडसेट, सबका चॉइस, पर्सपेक्टिव होता है, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पीपल्स, सो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा जेन्युइन रीजन हो सकता है कि कोई इन्वेस्टर्स को कंपनी की पॉलिसीज या कंपनी का पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, उनके जो डिसीजन है वो अच्छे नहीं लग रहे, इसके लिए वो चाहता है कि मैं निकल जाऊं और किसी और को आप इन्वेस्टर्स के रूप में लेके आओ। दैट कैन बी ऑल्सो अ जेन्युइन रीजन। पर जेन्युइन रीजन क्या नहीं हो सकते हैं, जैसे कि कोई फ्रॉड हो चुका है कंपनी में, सभी को पता है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को, तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बोल रहे कि आप आईपीओ लेके आओ और हम लोग निकल जाएंगे और दूसरे को रिप्लेसमेंट लेके आओ और हमारा पैसा हम सिक्योर करके निकल जाएंगे। सो दैट कैन नॉट बी अ जेन्युइन रीजन। और इसीलिए आईपीओ सब्सक्राइब करने के पहले आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है। सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि उसका प्रमोशन कितना हो रहा है, कितना एड्स आ रहे हैं, कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम है ग्रे मार्केट में, आपको ये सब चीजें नहीं देखनी है। हाँ, आपको ये सब चीजें जरूर देखनी है, पर ये होनी चाहिए आपकी एंसिलरी ऑब्जर्वेशंस, ना कि प्राइमरी ऑब्जर्वेशंस। आपको प्राइमरी ऑब्जर्वेशंस का चेकलिस्ट बनाना होगा, जो हम अभी बताएंगे। तो वो चेकलिस्ट देखने के बाद आपको वो एंसिलरी एक्टिविटीज देखनी है, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम हो गया, जो प्रमोशंस हो गया, आपको वो सब देखना है। तभी जाकर ही आप किसी कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब कीजिएगा। वरना ऐसा बहुत बार हुआ है कि अगर मैं आपको एक कंपनी का नाम बोलूं, रिलायंस पावर, उसका आईपीओ आया था, इशू प्राइस था 500 रुपीज, 600 रुपीज के अप्रॉक्स, और आज ट्रेड हो रहा है ओनली 1 रुपी, ओनली 1 रुपी, फुल इरोजन ऑफ योर कैपिटल। तो तभी बहुत अच्छी कंपनी थी, सभी को इतना प्रमोशन हुआ था, एड्स हुए थे वो आईपीओ के बारे में कि रिलायंस का नाम जुड़ा हुआ है तो क्या बात है, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो सभी लोगों ने सब्सक्राइब किया था। और आज भी इतने इन्वेस्टर्स है जिसका कॉस्ट प्राइस 500 to 600 रुपीज है, पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट में प्राइस है 1 रुपया। तो ओएफएस क्या है वो आपको देखना है, ओएफएस का रीजन क्या है वो आपको देखना है। सो आईपीओ कैन बी अ फ्रेश इश्यू टाइप, अ ओएफएस टाइप, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओएफएस एंड फ्रेश इश्यू। तो आपको देखना है कितना ओएफएस का पार्ट है, कितना फ्रेश इश्यू का पार्ट है, और ओएफएस क्यों आ रहा है, क्या जेन्युइन रीजन है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के और क्या नहीं है। इसके बाद ही आपको सब्सक्राइब करना है एक आईपीओ। तो चलिए, यहाँ पे हमारा आईपीओ का मीनिंग एंड डिस्क्रिप्शन एंड हुआ। अब डायरेक्टली हम चलते हैं हमारे चेकलिस्ट पे। सो व्हाट इज अ चेकलिस्ट फॉर आईपीओ? There are majorly 5 points in the checklist
फॉर सब्सक्राइबिंग एन आईपीओ। सो पहला पॉइंट चेकलिस्ट में है पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सो व्हाट मीन्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो? बेसिकली पीई मतलब आप कितना प्रीमियम दे सकते हो ₹1 के अर्निंग के सामने। मतलब अगर किसी कंपनी का ₹1 का अर्निंग है तो आप उसके ₹1 के मल्टीप्लाई में कितना पैसा आप दे सकते हो, मतलब कितना आप रिस्क प्रीमियम उसमें अटैच कर सकते हो। सो पीई का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन ईपीएस। तो जितना अगर आपका ईपीएस है इनटू पीई आपका मार्केट प्राइस बनेगा। ओके, तो पीई बेसिकली उसका डेफिनेशन होता है आप कितना रिस्क प्रीमियम उस कंपनी में आप ₹1 के अर्निंग के सामने आप कितना पैसा दे सकते हो, उसका मार्केट प्राइस कितना दे सकते हो, वो हो जाता है पी। तो अगर किसी का पी ज्यादा है सो इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द इन्वेस्टर्स, और किसी कंपनी का पी कम है तो वो अंडर वैल्यू स्टॉक है, तो आपको उसे तुरंत उठा लेना चाहिए। सेकंड होता है मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, वो आपका मार्केट कैप बन जाता है। मार्केट कैप से ही कंपनी का वैल्यू पता चलता है कि कितने का शेयर है एक और कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, उससे आपका मार्केट कैप बनेगा। तो अगर फॉर एन एग्जांपल अगर कोई इंडस्ट्री हम लेते हैं ऑटो इंडस्ट्री, उसमें अगर एक्स कंपनी है उसका मार्केट कैप है 10,000 करोड़। अगर किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है ऑटो इंडस्ट्री में से ही और उसका मार्केट कैप है 12,000 करोड़। ओके, 12,000 करोड़ है, पर उसका अर्निंग्स और जो 10,000 करोड़ के मार्केट कैप का अर्निंग्स में डिफरेंस है, और ऑब्वियस 12,000 करोड़ का अर्निंग्स कम है 10,000 करोड़ वाले से, तो आपको समझना है कि जो आईपीओ आ रहा है वो ओवर प्राइस्ड आईपीओ है। आपको उसमें अर्निंग्स देखना है, आपको देखना है कि क्या ज्यादा लोन उठा लिया है या क्या कॉस्ट ज्यादा लग गया है कि प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे हैं। सो सेकेंड चेकलिस्ट पॉइंट इज मार्केट कैप। थर्ड इट इज सेंटिमेंट्स। अगर जो आईपीओ लेके आ रही है कंपनी, उसके प्रमोटर्स, उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स किसी इलीगल या किसी एडवर्स इवेंट के साथ जुड़े हुए हैं तो उस आईपीओ को इतना डिमांड नहीं आएगा। हम एग्जांपल लेते हैं, करंट एग्जांपल, ग्लैंड फार्मा का आईपीओ आया था जिसके प्रमोटर्स और जिसके मेजर इन्वेस्टर्स चाइनीज कंपनीज थे। तो इंडिया में जैसे आपको पता है माहौल, चाइनीज एप्स, चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन किया जा रहा है। तो आपको ये समझना है कि अगर उसके प्रमोटर्स, उसके मेजर इन्वेस्टर्स ही चाइनीज है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा कंपनी को, हो सकता है, और इसके वजह से आपको उस आईपीओ से दूर रहना है। तो सेंटिमेंट्स बहुत बड़ी चीज होती है। आपको उसके प्रमोटर्स, उसके बिजनेस किस रिलेटेड है, किस चीज के लिए इफेक्टेड है, और अगर वो एडवर्सली इफेक्टेड है तो आपको उससे बच के रहना है। चौथा चेकलिस्ट वाला पॉइंट है ग्रोथ। अगर कोई इंडस्ट्री है, जैसे हमारे एग्जांपल में ऑटो इंडस्ट्री है, अगर ऑटो इंडस्ट्री में एवरेज ग्रोथ 10% है तो क्या जो आईपीओ आ रहा है ऑटो इंडस्ट्री में अभी जो नई कंपनी का, उसका ग्रोथ क्या है? अगर उसका ग्रोथ इंडस्ट्री लेवल के ग्रोथ से नीचे है, इट इज नॉट अ गुड आईपीओ। यू शुड नॉट गिव मोर देन अ एवरेज प्राइस टू दैट आईपीओ। अगर वो ओवर वैल्यूड आईपीओ है तो आपको उसे अपने लिस्ट से ही निकाल देना है। तो ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडस्ट्री के ग्रोथ के नीचे अगर वो कंपनी का ग्रोथ है, यू शुड कॉशियसली अप्रोच टू इट। आपको देखना है कि प्राइस क्या है, उसका पी क्या है। जो फर्स्ट चेकलिस्ट है उसका ज्यादा पी है तो हरगिज आपको उसको अवॉइड करना है उस आईपीओ को। ओके, एंड द लास्ट चेकलिस्ट पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, it is debt equity ratio. What is the debt equity ratio of that company? What means debt equity ratio? The suitable, the most affordable debt equity ratio is 1:1. ₹1 लोन का ₹1 इक्विटी का, ये सबसे
फेवरेबल रेशियो होता है। पर अगर 3:1, 4:1 डेट इक्विटी रेशियो है, मतलब 1 रुपया इक्विटी के सामने 4 रुपए डेट, 4 रुपए का लोन उठाया है, तो आप समझ लो 4 रुपए के लोन के सामने कितना इंटरेस्ट जाएगा। वो इंटरेस्ट अगर नहीं दे पाया, अगर किसी टाइम पीरियड में रिसेशन आया है, कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो वो इंटरेस्ट कैसे चुकाएगा, वो डेट कैसे चुकाएगा। इसके वजह से प्रॉफिट मार्जिन्स हमेशा हिले हुए होंगे, उसके प्रॉफिट मार्जिन्स स्टेबल नहीं होंगे। तो इसके वजह से डेट इक्विटी रेशियो इज ऑल्सो दी मेन चेकलिस्ट पॉइंट। तो आपको ये 5 चेकलिस्ट पॉइंट देखना है। अगर वो चेकलिस्ट टिक हो रहे हैं, फेयरली प्राइस दिख रहे हैं, यू कैन सब्सक्राइब टू दी आईपीओ। सो for Kalyan Jewellers, the upcoming IPO, for this 5 checklist point, PE ratio of jewelry industry is 68. Industry PE is 68. तो आपको देखना है कि कल्याण ज्वेलर्स का PE रेशियो क्या है। मैं इस वीडियो के साथ अटैच करूंगा पूरा का पूरा उसका फिनेंशियल्स और उसके चेकलिस्ट पॉइंट के सामने क्या क्या कल्याण ज्वेलर्स के फिगर्स है, तो आप एनालाइज कर सकते हो। पर जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ कि कल्याण ज्वेलर्स का पी है 65 to 70, मतलब एक एवरेज पी रेशियो है कल्याण ज्वेलर्स का। तो एक बहुत ही अच्छा आईपीओ है कल्याण ज्वेलर्स का। पर किस रेट पे वो निकालते हैं, अभी जो रेट आया है उस हिसाब से उसका पी रेशियो 65 to 70 है, पर अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। अगर किस प्राइस पे आता है, उस प्राइस से आपके चेकलिस्ट पॉइंट बदलेंगे, वो आपको देखना है। तो मैं इस वीडियो के साथ अटैच करूंगा चेकलिस्ट पॉइंट, तो आप प्लीज देख लीजिएगा। और अगर आपको आईपीओ के बारे में नहीं पता है तो प्लीज चेक आउट माय अर्लियर वीडियो। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग द टाइम, अ प्रेशियस टाइम। और होप आपको आईपीओ के बारे में समझ गया हो और किस तरीके से आपको आईपीओ के बारे में देखना है और क्या चेकलिस्ट आपको बनानी है बिफोर सब्सक्राइबिंग टू एन आईपीओ, आपको समझ गया हो। सो थैंक्स अ लॉट। Please like, share and subscribe as this is a new channel, Finance Brain. Thank you.